हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एन स्मार्ट। अब हम प्रॉब्लम 7 तक पहुंच गए हैं और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इंपल्स कोलिजन को एक्सप्लेन करती है। आइए समझते हैं ये प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आई एम श्योर आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम को अच्छे से समझ पाओगे। समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन द फिगर शोन अ बॉल ऑफ मास m कोलाइड्स परपेंडिकुलरली ऑन अ स्मूथ स्टेशनरी वेज ऑफ मास कैपिटल M kept on a smooth horizontal plane. If the coefficient of restitution for the collision is E, then determine velocity of the wedge just after collision. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ब्यूटीफुल सा 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें ये बॉल हमारी वेज के साथ परपेंडिकुलरली कोलाइड करती है। जब ये कोलिजन होगा, इस वेज का मोशन डेफिनेटली टुवर्ड्स लेफ्ट होना शुरू हो जाएगा। कितनी वेलोसिटी से, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। आई एम श्योर सब लोगों ने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम समझा है। जब भी किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर इंपल्स लगता है, दैट इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन इट्स मोमेंटम। हम इसी का आज यहां पर यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये बातें हमको सीखनी है, हमको समझनी है। हम 3D डायग्राम में सारी सिचुएशन देख तो पा रहे हैं, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये एक टू इंपल्स सिचुएशन है। अगर आप वेज को देखोगे तो बॉल जब इससे आकर के टकराएगी, ड्यूरिंग कोलिजन देयर विल बी एन इंपल्स बिटवीन बॉल एंड वेज। लेकिन एक और इंपल्स लग रहा है जिसको हम भूलेंगे नहीं। वेज और फ्लोर के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, सडनली बॉल के इंपैक्ट की वजह से वो भी तो बढ़ जाएगा ना बच्चों। तो एक और इंपल्स यहां पर आ जाता है जो वेज और फ्लोर के बीच में लग रहा होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक और इंपल्स होगा। हम लोग इस पूरी सिचुएशन को एक 2 डायमेंशनल फिगर की मदद से समझेंगे। तो वही बॉल है आकर के हमारी वेज से टकरा रही है, बस फिगर थोड़ा 2 डायमेंशन में है, सो दैट कैलकुलेट करते हुए हमको चीजें आसानी से दिख रही हो। मैंने एक डायग्राम और बनाया जिसमें मैं बॉल की 3 सिचुएशंस दिखा रहा हूं। देखो, बहुत ध्यान से समझो। बॉल परपेंडिकुलरली टकराएगी और रिबाउंड करेगी। पहले बॉल पर ध्यान देते हैं। सारा फोकस फिलहाल हम बॉल पर रखेंगे। आप ये देख पा रहे हो कि हमारी बॉल जब इंक्लाइंड सरफेस से आकर के टकराने वाली है, तो टकराने से जस्ट पहले उसकी जो स्पीड है वो v0 है। टकराने के बाद जब वो रिबाउंड करेगी, मान लेते हैं ये स्पीड कुछ v1 के बराबर है। ड्यूरिंग द कोलिजन कुछ इंपल्स लग रहा होगा हमारी बॉल पे, उसको मैं आई से दिखा देता हूं। देखो, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का ये कहना है दैट व्हाटएवर इज द इंपल्स दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और क्योंकि ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम वेक्टर इक्वेशन होती है, इसलिए साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो मैं इसके हिसाब से इक्वेशंस को लिखूंगा। आइए इक्वेशन लिख करके देखते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इंपल्स जो लग रहा होगा बच्चों, दैट इंपल्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसी डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम है, तो मास इनटू वेलोसिटी लिखेंगे। अब माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम जो कि माइनस mv0 है। ध्यान देना, मैंने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव होगा। तो आपको ना इंपल्स के लिए एक इक्वेशन मिल गई mv1 प्लस mv0। और ये इक्वेशन हम बहुत इजीली बना सकते हैं, बहुत आराम से हमने लिख ली। अब हम कंसंट्रेट करेंगे वेज पर, और इसके लिए मेरा ध्यान इस बात पर है कि वेज को जो वेलोसिटी मिल रही है वो हॉरिजॉन्टल है। तो मैं ध्यान देने वाला हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले इंपल्स पर। एक बात तो कंफर्म हो गई जो मैंने पहले भी आपसे की, फ्लोर और वेज के बीच में जो इंपल्स लगेगा वो वर्टिकल इंपल्स है। उसका डायरेक्शन वेज पर वर्टिकली अपवर्ड्स होगा, तो उसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मिलेगा नहीं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो ये इंपल्स का कंपोनेंट बॉल और वेज के बीच में लगने वाले इंपल्स की वजह से होगा। तो डायरेक्शन अगर देखा जाए, देन दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इंपल्स। और अगर मैं एंगल्स की बात करूं बच्चों, तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो इंपल्स का कंपोनेंट कितना आएगा इस डायरेक्शन में? मुझे दिखने लगता है कि ये इंपल्स होगा आई कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। इसी डायरेक्शन में हमारी वेज को वेलोसिटी मिल गई है। लेट अस से ये वेलोसिटी v है एंड दिस वेलोसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड।
इसी पर हमारा सारा फोकस होना चाहिए। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम थोड़ी सी आसान लग रही है मुझे यहां पर बनानी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, लेफ्ट डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लूं, तो मुझे ये दिख रहा है दैट आई साइन थीटा शुड बी इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स वी। ये इक्वेशन हमारी बन जाती है और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो दो इक्वेशंस हमने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से बना ली हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि इन दोनों इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स हैं। आई इंपल्स इज अ वेरिएबल, v1 वेलोसिटी इज अ वेरिएबल, v अगेन अ वेरिएबल, बाकी सारी चीजें नोन है। तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो वी हैव टू फाइंड अ वे जिससे हम तीसरी इक्वेशन बना पाए। और तुम लोग सही गैस कर रहे हो, ये तीसरी इक्वेशन बनेगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन अगर हम लिख रहे हैं बच्चों, तो इसको हमेशा लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही लिखेंगे। इस बात को बहुत अच्छे से सबको दिमाग में रखना है। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है? बॉल और वेज के बीच में जो कोलिजन है, अगर दोनों पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो वही इंपल्स का डायरेक्शन है और वही अपना लाइन ऑफ इंपैक्ट है। तो हमको ये दिख रहा है कि वेलोसिटी v को अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं आपको दिखाता हूं। v वेलोसिटी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इस तरफ लग रही है ना, मतलब है। इसका कंपोनेंट अगर मैं लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग निकालूंगा तो कितना आएगा? इस v का कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आएगा v कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। और यही अपना लाइन ऑफ इंपैक्ट भी है, जिसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो जरा इक्वेशन बना करके देखते हैं फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आपको ये दिखने लग जाएगा दैट E इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब कितनी रिलेटिव स्पीड से ये अलग हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा है वेज का लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट कितना आया? v sin थीटा। जबकि बॉल का कितना है? v1। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा v1 प्लस v sin थीटा। बच्चों इस बात को दिमाग में अच्छे से रखना है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, और उसी से आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल रहा है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बहुत ऑब्वियस है, वेज इनिशियली मोशन में नहीं थी, बॉल आकर के उससे टकराई है v नॉट स्पीड के साथ। तो आप ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v नॉट था। तो आपकी इक्वेशन आसानी से बन गई E टाइम्स v नॉट इक्वल्स टू v1 प्लस v साइन थीटा। बच्चों हमको जरूरत है v कैलकुलेट करने की, उसके लिए मुझे यहां पर v1 को हटाना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? और अगर v1 को हटाना है यहां से, v नॉट इज अ नोन क्वांटिटी, तो उसके लिए मुझे इन दोनों इक्वेशंस पर लौट करके आना है। मुझे एक तो इंपल्स की बात ये समझ में आ रही है, इंपल्स को मैं v के टर्म्स में लिख सकता हूं। और यहां पर अगर देखा जाए, देखो इंपल्स कैन बी रिटन एज कैपिटल एम वी डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और मैं इसको यहां पुट कर देता हूं। थोड़ा एनालिसिस करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो मुझे मिल गया कैपिटल एम वी बाय साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल एम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर ले आएंगे। यहां पर v1 प्लस v नॉट मिल रहा है, इसका मतलब v1 की वैल्यू तो मुझे यहां से मिल गई, मैं वहां पुट करने वाला हूं। तो यहां पर लौट करके आते हैं, यहां से मैं वैल्यू को उठा करके वहां रखूंगा, तो मुझे मिल रहा है E टाइम्स v नॉट। ध्यान से देखते रहना बच्चों, v1 की वैल्यू को मैं लिखूंगा कैपिटल एम वी बाय स्मॉल एम साइन थीटा माइनस v नॉट, इस तरफ लाएंगे तो प्लस v साइन थीटा। अब सारी की सारी इक्वेशन नॉन वेरिएबल्स के टर्म्स में तो आ गई है, मुझे v को फाइंड आउट करने की जरूरत है। ठीक है, तो v नॉट को पहले इस तरफ लाते हैं, तो आई एम गेटिंग 1 प्लस ई टाइम्स v नॉट इक्वल्स टू, बच्चों ये जो रह गया है इसमें से v कॉमन लेते हैं, तो आपको दिखाई देगा कैपिटल एम बाय स्मॉल एम साइन थीटा प्लस साइन थीटा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग v, यहां पर डिनोमिनेटर में स्मॉल एम साइन थीटा है, न्यूमरेटर में आपको कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो v हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, v की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 प्लस ई टाइम्स स्मॉल एम साइन थीटा v नॉट डिवाइडेड बाय बाकी का सारा टर्म कैपिटल एम
प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो, बाद में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो तो कैलकुलेशन है, ये सारी कैलकुलेशन हमने कर ली, लेकिन आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आगे बढ़े हैं सबको लेकर के। जब यहां पर कोलिजन को मैंने देखा, जैसा स्टार्टिंग में हमारा डिस्कशन हुआ, ये एक टू इंपल्स प्रॉब्लम थी। हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से इक्वेशंस को बनाया जाए। तो पहले हमने बॉल की बात की, बिफोर इंपैक्ट, ड्यूरिंग इंपैक्ट, आफ्टर इंपैक्ट मैंने शो किया, और यहां से हमारी पहली इक्वेशन बनी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम के लिए। उसके बाद हमने वेज की बात जब शुरू की, तो वेज पे लगने वाले इंपल्स का कंपोनेंट निकाला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और उसको मैंने इक्वेट कर दिया मोमेंटम से। अगेन मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड इक्वेशन की जरूरत थी, वो हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए लिखी, और इन दोनों इक्वेशन से इंपल्स और v1, इन दोनों की वैल्यूज निकाल करके मैंने एलिमिनेट कर दिया v1 को यहां पर, जिससे हम v की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाए। इस टाइप के प्रॉब्लम्स जब भी हमारे सामने आते हैं बच्चों, काम रह करके हमको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अच्छे से लिखनी है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी इन सच सिचुएशंस। वो आप कैसे लिखते हैं ये जरूरी बात है। तो अगेन मैं फिर से कहूंगा कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 7 की बात नहीं है, इससे जुड़े हुए या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अप्रोच करने का एक तरीका है। थैंक यू बच्चों।